इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाते हुए जो कि अंतरिक्ष में कहीं दूर जा रही थी। उस एडवांस स्पेसशिप के अंदर एडम नाम का एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि अपने आप को बचा रहा था। बात ये होती है कि एडम के पीछे एक दूसरी स्पेसशिप लगी थी जो कि उसे मारना चाहती थी और लगातार वो उसकी स्पेसशिप के ऊपर फायर भी कर रही होती है। एक समय पर तो एडम को यही लगा कि वो क्रैश होकर मारा जाएगा, लेकिन वो उन सारे किए गए हमलों को डॉज करके आगे निकल ही रहा था, पर उसे अब एक गोली लग चुकी होती है। एडम की काफी सारी ब्लीडिंग होने लगी थी, यानी कि वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसीलिए अब एडम ने दुश्मनों से बचने के लिए एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया। वो उस ब्लैक होल में सीधा चले जाता है जिससे कि वो कहीं दूर जाकर टेलीपोर्ट हो जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है और एडम अपनी स्पेसशिप को लेकर कहीं दूर चला गया था। ब्लैक होल बंद होने के कारण उसका वो दुश्मन पीछे नहीं आ पा रहा था, यानी कि कुछ समय के लिए एडम ने अपनी जान बचा ली है। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा था जिसका नाम भी एडम होता है। जूनियर एडम को स्कूल में सभी लोग बुली किया करते थे क्योंकि वो सच्चाई बोलता था। भले ही ये सारी बातें उन्हें कड़वी लगी, लेकिन सच तो सच ही होता है। जूनियर एडम को हमेशा उसके स्कूल के बच्चे मारते रहते और वो अपनी मदर के पास कंप्लेन लेकर आता। एडम के फादर इस समय जिंदा नहीं होते क्योंकि वो बहुत साल पहले मर चुके होते हैं। जूनियर एडम की मदर सारी कंप्लेन सुनने के बाद वापस अब उसे घर पर लेकर आती है। शाम होने पर जूनियर एडम की मदर कहने लगी कि तुम घर पर रहना और जल्दी अपना खाना खत्म कर लेना, क्योंकि उसे अपने ऑफिस के एक फ्रेंड के साथ डिनर करने जाना है। अब यहाँ जूनियर एडम को पता चल गया था कि उसकी मदर डेट पर जा रही है और ये बात उसने सीधा अपने मदर के मुंह पर कह दी थी और जूनियर एडम की मदर शर्माते हुए वहाँ से चली गई। यहाँ जूनियर एडम सारी बातें समझ जाता है और अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, बट यहाँ वो अपने बेड के ऊपर जैसे ही वीडियो गेम्स खेलने में बिजी था तो सारी इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई। उसका कुत्ता बहुत ही तेज से भौंकने लगता है बाहर जाकर। जूनियर एडम भी थोड़ा सा चौंक गया कि उसे फॉरेस्ट की तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं, इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ फॉरेस्ट के अंदर देखने चला गया। अंदर जाते ही उसने नोटिस किया कि कई सारे पेड़ पौधे जल चुके हैं। एक्सपीरियंस यही हो रहा था कि आसमान से कोई बड़ी सी चीज नीचे गिरी हुई है। अब इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए जूनियर एडम अपने फादर के गैराज में आ जाता है। वहाँ पर जूनियर एडम ने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पेट में चोट लगी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वो स्पेसशिप चलाने वाला एडम था। जूनियर एडम को तो यही लगा कि ये कोई चोर है और चोरी करने आया है, लेकिन बड़ा वाला एडम उसे समझाता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना इनहेलर अपने साथ रखो क्योंकि तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में पता चला कि जूनियर एडम तो अस्थमा का पेशेंट है, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि ये सारी बातें उस बड़े वाले एडम को कैसे पता। उस एडम को तो जूनियर एडम की मदर और उसके सारे रिलेटिव्स के बारे में पता है, जो कि वो एकदम करेक्ट बातें उनके बारे में बता रहा था। अब फिलहाल के लिए उस बड़े वाले एडम के पेट में चोट लगी हुई होती है तो वो उसे ठीक करने चला गया। वो तो जूनियर एडम के घर में घुस जाता है और वहाँ के इक्विपमेंट्स यूज करने लगता है। जूनियर एडम यहाँ एकदम डरा ही हुआ था कि वो क्या करे और इस आदमी को इतनी सारी बातें कैसे पता है। कहीं ये जूनियर एडम को मारकर सारी चीजें चुराने तो नहीं आया। लेकिन अब यहाँ उस बड़े एडम ने जूनियर एडम का नाम पुकारा, पर जूनियर एडम ने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं होता। इस मोमेंट पे जाकर जूनियर एडम को सब समझ जाता है। उसे पता चला कि वो और ये बड़ा वाला एडम एक ही है। बड़ा वाला एडम फ्यूचर यानी कि 2050 से आया है, यानी वो उसके बचपन का रूप है और एडम खुद 2050 में इस तरीके से दिखेगा। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल बात बताने के लिए एडम जूनियर एडम को फॉरेस्ट में लेकर चला जाता है। उस जगह पर एडम की वो खराब हुई स्पेसशिप मौजूद थी, जैसे कि जल्द से जल्द ठीक करना होगा क्योंकि उसकी मदद से वो वापस अपने टाइमलाइन में जा सकता है। फिलहाल तो उसकी स्पेसशिप इतनी खराब हो चुकी है कि उसे ऑपरेट करना भी मुश्किल होगा। वो जूनियर एडम इन सारी चीजों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था और बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने ऐसी अनोखी चीजें सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स में देखी थी। उसने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारी चीजें रियल लाइफ में भी वो एक्सपीरियंस करेगा। बड़ा एडम जूनियर से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। अब यहाँ अपने स्पेसशिप के पास पहुंचने के बाद एडम ने देखना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ नुकसान हुआ है। स्पेसशिप में तो ऑटो कंस्ट्रक्शन मोड भी था, यानी कि स्पेसशिप के बॉट अपने आप ही डिटेक्ट कर लेंगे कि कहाँ नुकसान हुआ है और उसे ठीक करने लगेंगे। बट इस पूरे प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लगने वाला था, इसीलिए अब एडम यहाँ जूनियर एडम को कह देता है कि तुम्हें वापस अपने घर पर चले जाना चाहिए। अब ये समय हो चुका था उसकी मदर को आने का, तो वो उसे ढूंढती रहेगी। जूनियर एडम ने देखा कि उसकी मदर अपने उस दोस्त डेरेक को भी साथ में लेकर आई है। जूनियर
जूनियर एडम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरीके का आदमी उसकी मदर को डेट करे। जूनियर एडम तो अपनी मदर के सामने ही डायरेक्ट की बेइज्जती करने लगता है उसके हेयर कट और बियर्ड की वजह से। इस बात से उसकी मदर काफी ज्यादा नाराज हो गई क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई डायरेक्ट की बेइज्जती करे। डायरेक्ट तो जूनियर एडम को एक बच्चा समझकर माफ कर देता है, लेकिन अब यहाँ एडम की मदर उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। अब यहाँ सुबह होने के बाद जूनियर एडम की मदर जब ऑफिस चली जाती है तो वो मिलने चल पड़ा गैराज के अंदर एडम से। एडम को जो चोट लगी होती है उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी तो उसका इसे इलाज करना पड़ेगा। जूनियर एडम अब यहाँ एडम की बॉडी देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे लगने लगा कि आगे चलकर उसकी भी बॉडी ऐसी बनेगी। जूनियर एडम तो एक्साइटमेंट में ये भी पूछ रहा होता है कि फ्यूचर में उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी, पर एडम थोड़ा सा नाराज होकर ये कह रहा था कि मुझ पर हमला हुआ है और तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड्स की पड़ी हुई है। ये इसीलिए क्योंकि जूनियर एडम को कई लड़कियों के ऊपर क्रश था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती उन्हें अपनी दिल की बात बताने के लिए। एडम अब यहाँ जूनियर एडम को लेकर सीधा एक मेडिकल शॉप पर चला गया जहाँ से वो कुछ दवाइयाँ खरीदेगा। वो शॉप के अंदर तो चला जाता है लेकिन जूनियर एडम वहीं पर रुक गया था। अचानक अब उसके वही सारे स्कूल के दोस्त आ चुके थे जो कि जूनियर एडम को बुली करने लगे। वो सभी तो उसे बेवजह परेशान करते रहते हैं और टॉर्चर करते हैं। जूनियर एडम को गुस्सा तो बहुत आता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये उनके ऊपर पलटवार कर सके। अब उन सभी के मारने के बाद एडम जब वहाँ आता है तो जूनियर एडम ने उसे ये सारी बातें बताई, बट एडम उस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल होने के बजाय जूनियर एडम को समझाने लगा कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम अपना बदला खुद लोगे और उन सभी को जाकर मजे चखाओगे। ये सारी बातें बताने के बाद जूनियर एडम के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और वो सीधा उन लड़कों के पास चला गया। वो तो डायरेक्टली जाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है पर वो लड़के उससे ताकतवर थे। वो फिर से जूनियर एडम को मारकर वहां से भगा देते हैं। इस मोमेंट पर वो बड़ा वाला एडम आ चुका था। उसने तो उन सारे बदमाश बच्चों को पकड़ा और उन्हें वार्निंग दी कि तुम अपने से कमजोर बच्चों को परेशान मत करो, नहीं तो वो तुम्हें कहीं डीप स्पेस में छोड़ देगा। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। अब वो दोनों ही एडम दवाइयां लेकर सीधा घर की तरफ आ चुके थे, लेकिन अब एडम ने देखा कि जूनियर एडम तो दरवाजा बंद करके उसके बैकपैक को चेक कर रहा है। एडम बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन जूनियर एडम को अब वहाँ एक फोटो मिल गई। वो फोटो दिखाकर पूछने लगा कि आखिर ये लेडी कौन है। तब जाकर एडम को बताना ही पड़ा कि ये मेरी वाइफ है। जूनियर एडम तो खुश होने लगा क्योंकि फ्यूचर में यही उसकी वाइफ बनने वाली है। पता नहीं एडम को ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला गया। वो तो एक बार में आ जाता है जहां वो ड्रिंक पीते हुए बहुत सारी बातें सोच रहा था। उसे ये नहीं समझ रहा था कि बचपन में वो किस तरीके से सोचा करता था। अब थोड़ी देर के अंदर वहां जूनियर एडम की मदर आ जाती है। जूनियर एडम की मदर बार टेंडर से अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी कि वो कब सुधरेगा। वो दूसरों की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता और उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जूनियर एडम की मदर उससे बहुत प्यार करती थी। उसे हमेशा जूनियर एडम की फिक्र लगी रहती। इस मोमेंट पर एडम सारी बातें सुन रहा था और उसने जवाब दिया कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा बनेगा, उसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो अपने आप को सुधार लेगा। वो भी अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। जूनियर एडम की मदर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सामने जो आदमी है वही उसके बेटे का फ्यूचर रूप है। वो यही मान रही थी कि ये आदमी अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। एडम ने इस बारे में हाँ में जवाब दिया कि मैं अपनी मदर से आज भी प्यार करता हूँ। अब हमें इस टाइम लाइन में एक और एडवांस स्पेसशिप आते हुए दिखाई जाती है जो एडम का पीछा कर रहे थे। यानी यही लोग हैं जो कहानी की शुरुआत में एडम को पकड़कर मारना चाहते थे और एडम उनसे बचते हुए यहाँ पर आ गया। उस एडवांस स्पेसशिप के कमांडर का नाम माया होता है जो कि अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुंच चुकी थी। उन्हें किसी भी हालत में एडम को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एडम एक अपराधी है जिसने कि टाइम ट्रेवल के रूल्स को तोड़ा था और उनकी टेक्नोलॉजी चुराई थी। वहाँ एडम जूनियर एडम को बता रहा होता है उसकी वाइफ के बारे में। एडम की वाइफ जिसका नाम लॉरा था बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो तो एक पायलट होती है जो कि अलग अलग टाइम ट्रेवल के मिशन किया करती। लेकिन एक दिन एडम को उस माया के ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बताया कि उसकी वाइफ का क्रैश हो चुका है और उस क्रैश लैंडिंग में वो बहुत बुरी तरीके से मारी गई। भले ही ये बात उन्होंने कैसे भी प्रूव कर दी, लेकिन एडम को इन चीजों पर भरोसा नहीं होता। उसे यही लग रहा होता है कि उसकी वाइफ टाइम लाइन में कहीं गुम हो चुकी है। तो यही रीजन था कि एडम ने माया की कंपनी से एक स्पेसक्राफ्ट चुराया और वहां से अपनी वाइफ को ढूंढने निकल पड़ा। बट प्रॉब्लम ये थी कि एडम जिस टाइम लाइन में जाना चाहता था वहां पर वो नहीं पहुंच पाया और वो अपने बचपन वाले रूप में आ चुका था। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर माया के कई सारे सोल्जर्स उसके घर में घुस जाते हैं। जूनियर एडम काफी डर गया था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए जाकर छुप जाता है।
बट एडम उन सारे सोल्जर्स का बड़े अच्छे से सामना कर रहा था। एडम के पास भी काफी एडवांस वेपन्स और काफी सारी पावर्स मौजूद थी जिससे कि वो उन्हें ढेर कर देता है। जूनियर एडम एक गेम की तरह इन सारी चीजों को ले रहा था और इंजॉय भी कर रहा होता है। एडम ने जब सारे सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया तो वहां पर माया का एक मेन सोल्जर आ जाता है। उस सोल्जर का नाम स्टोन होता है और वो एडम को अपने साथ लेकर जाने आया था रूल्स ब्रेक करने की वजह से। एडम तो अब माया के ऊपर ब्लेम करने लगता है कि उसने ही उसकी वाइफ लॉरा की जान ली है और ये सारी सच्चाई वो छुपाने की कोशिश कर रही है। स्टोन ने तो यहाँ पर एडम को मारना स्टार्ट कर दिया और उसे पकड़ भी लेता है। माया ऊपर से लगातार कह रही थी कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा बल्कि वो तो अपने आप ही कहीं चली गई, शायद वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। इस बात से एडम को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन स्टोन ने तो उसे पकड़ लिया था। एडम अच्छी तरीके से हिल भी नहीं पा रहा होता तो वो अपने प्रोटेक्शन कैसे करेगा। वो सभी एडम को लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक उनके स्पेसशिप पर किसी ने हमला कर दिया। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि एडम की वाइफ लॉरा ने किया होता है, जो कि इसी टाइमलाइन में थी। लॉरा सीधा एडवांस वेपन लेकर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आ गई। एडम की वाइफ लॉरा तो उससे भी ज्यादा फाइटिंग में अच्छी थी और उन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगी। एडम भी उसकी मदद करता है और अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से उन्हें एलिमिनेट करता है। फिलहाल उन सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी तो उन्हें भागना ही सही समझा। एडम तो लॉरा और जूनियर एडम को गाड़ी में बिठाता है और वहां से सीधा वो कहीं दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। लॉरा अब यहाँ पर पूछने लगी कि आखिर ये छोटा बच्चा कौन है। एडम तो अब यहाँ पर जूनियर एडम के बारे में सब कुछ बताने लगा कि ये मेरा छोटा वर्जन है, यानी हम उस टाइमलाइन में हैं जब एडम छोटा हुआ करता था। लॉरा भी इन बातों से एकदम चौंक गई थी कि ये उसके हस्बैंड का छोटा वर्जन है। लॉरा एडम को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसके गले लगना चाहती थी, लेकिन माया के लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और हमला भी कर रहे थे। इसीलिए लॉरा उन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर लेके जाने में बिजी हो जाती है। वो तीनों तो एक हाइड आउट वाले एरिया पर आ चुके थे जहाँ माया के सोल्जर्स नहीं पहुंच सकते। एडम तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक था कि आखिर लॉरा को उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। तब जाकर लॉरा ने उसे बताया कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2018 में किसी ने टेलीपोर्ट किया है। दरअसल 2018 वो समय था जहां एडम के फादर ने एक टाइम मशीन का इजाद किया था। वो टाइम मशीन सिर्फ इसीलिए क्रिएट करना चाहते थे जिससे नेचुरल डिजास्टर्स को रोका जा सके। उन्होंने किसी भी बुरे काम के लिए ये चीजें नहीं बनाई थी, लेकिन माया नाम की वो बुरी औरत इस टाइम मशीन का यूज अपने लिए करना चाहती थी। माया भी इस टाइमलाइन में इसीलिए आई है ताकि वो मशीन को अपने हाथों में ले ले और अपने हिसाब से यूज करे। लॉरा इस तरीके से कैसे एडम को अकेले रहने दे सकती थी, इसीलिए वो यहाँ पर उसकी मदद करने आ गई। अब तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं और रोमांस करने लगते हैं। जूनियर एडम ये देखकर बहुत ही शर्माने लगा और वॉक पर जाने का नाटक करता है। अब यहाँ बातचीत करते समय लॉरा बताने लगी कि तुम्हें 2018 में जाना पड़ेगा जिससे कि तुम टाइम मशीन को बनना रोक सकते हो और ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी भी तरीके से माया के हाथ में वो टाइम मशीन नहीं लगनी चाहिए। एडम तो अपनी वाइफ को भी आने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडम के डीएनए को ही एक्सेप्ट किया जाता है। जूनियर एडम भी उसके साथ जा सकता है लेकिन उसकी वाइफ नहीं, तो इसीलिए लॉरा एडम को मना लेती है कि वो अपना जाकर मिशन कंप्लीट करे। लॉरा यहीं पर रहकर उन सारे माया के लोगों से लड़ाई करेगी और उन्हें रोकने की ट्राई करेगी। एडम तो अब जूनियर एडम को लेकर सीधा जेट की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर के अंदर माया के कई सोल्जर्स वहां पर आ चुके थे जिन्हें देखकर लॉरा पहले से तैयार थी। उसने जगह जगह पर बॉम्ब लगा कर रखे थे और उनसे फाइट करने में बिजी हो गई, लेकिन माया अपने स्पेसशिप में मौजूद थी। उसने तो लॉरा को टाइमिंग भी नहीं दिया हमले के लिए और लगातार उसके ऊपर फायर कर दिया। लॉरा बहुत बुरी तरीके से घायल होकर मारी जाती है। एडम और जूनियर एडम स्पेसशिप में मौजूद थे और लगातार वहां से जा रहे होते हैं, पर माया की स्पेसशिप तो लगातार हमला कर रही थी। उनसे बचने के लिए एक बार फिर एडम ने वो ब्लैक होल क्रिएट किया जिससे कि वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। माया की स्पेसशिप वापस से नाकामयाब रह गई। एडम और जूनियर एडम सीधा टेलीपोर्ट होकर 2018 में आ चुके थे जहां पर एडम के फादर स्पीच दे रहे होते हैं। एडम के फादर एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे जो टाइम स्पेस के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। एडम और जूनियर एडम अपने फादर की स्पीच खत्म होने का वेट कर रहे थे और जब सब चले गए तो एडम भी वहां पर बैठा रहता है। एडम के फादर जिनका नाम ली था वो अपने बेटे को देखते ही पहचान गए। जूनियर एडम भी सीधा जाकर अपने फादर के गले लग जाता है। उन्हें बताया गया कि किस तरीके से वो लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं टाइम मशीन को रोकने के लिए। ली अपने बेटे के दोनों वर्जन को देखकर खुश तो हो रहा था, लेकिन वो कहता है कि टाइम के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, नहीं तो पास्ट में काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे। एडम तो ली को समझा रहा होता है कि हमें टाइम मशीन को खत्म करना होगा, नहीं तो माया इसका अपनी लिए गलत यूज करेगी। पर ली यहाँ पर मानता ही नहीं और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यूनिवर्स के नियमों को तोड़ना बहुत ही भारी पड़ सकता था।
एडम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, इसीलिए उसने ली को ही पंच मार दिया था। ली बहुत डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसका बेटा ऐसा करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसने तो पलटवार किया एडम के ऊपर और दोनों का दिमाग एकदम शांत हो जाता है। घर पर आने के बाद एडम अपने फादर को डीपली समझा रहा था कि किस तरीके से माया आपको धोखा देगी। 2018 के समय में माया जवान थी और एक बड़ी सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ली के साथ काम करती थी, पर फ्यूचर में जाकर यही माया ली के सारे एक्सपेरिमेंट्स को चुरा लेगी और अपने फायदे के लिए यूज करेगी। इसीलिए उन्हें ये इंश्योर करना है कि टाइम मशीन कभी बने ही ना। बट ली इन बातों पर भरोसा नहीं करता और बोल रहा होता है कि जो चीजें लिखी हैं वो होकर ही रहेंगी, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं और अगर हम इसे चेंज करने जाएंगे तो कई सारी आपदाएं आ सकती हैं। दूसरी तरफ हमें 2018 की माया को दिखाया गया जिसके सामने अब फ्यूचर की माया आ जाती है। फ्यूचर की माया को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि ये गलत है, तुम इस तरीके से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन अब फ्यूचर वाली माया उसे भड़काने लगी कि एडम और उसके फादर ली तुम्हारे विजन को पूरा नहीं होने देंगे, तुम कभी भी टाइम मशीन का क्रेडिट अकेले नहीं ले पाओगी, ये सारी चीजें ली अपने अंडर कर लेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्हें सबसे पहले एडम को मारना होगा और उसके फादर के एक्सपेरिमेंट को छीनना होगा। फ्यूचर वाली माया पूरी तरीके से उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए लग गई थी और देखकर लगता है कि शायद वो दोनों साथ हो गए। अब यहाँ एडम के फादर ली मान नहीं रहे थे तो एडम ने डिसाइड किया कि वो जूनियर एडम के साथ खुद जाएगा माया को रोकने के लिए। दोनों तो अब वहां से उस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए डिसाइड करते हैं जहां पर वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे वो मशीन क्रिएट होने वाली है। बट इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा खतरा था। एडम तो अब जूनियर एडम को ये सारी बातें बताने लगा कि कैसे हम ये प्लान करेंगे। एडम तो अब वहाँ फैसिलिटी के अंदर जाने के लिए सीधा निकल पड़ता है, पर उसके सामने तुरंत ही माया के कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इन सोल्जर्स के बारे में एडम को पहले से ही पता था कि ये दखल अंदाजी जरूर करेंगे, इसीलिए उसने जूनियर एडम को अपनी स्पेसशिप कंट्रोल करने के लिए दे दी होती है। जूनियर एडम वीडियो गेम्स खेलने में बहुत माहिर था, इसीलिए वो जेट्स को कंट्रोल करते हुए लगातार फायर करता है। एडम भी पीछे नहीं हटता बल्कि वो अपनी मैजिकल तलवार लेकर उन सभी को मारने लगता है। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कई सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे, पर एक मोमेंट ऐसा आया जब एडम काफी खतरे में होता है। एक सोल्जर पीछे से उसे हमला करने के लिए आ रहा था, बट अचानक एक कार आकर उस सोल्जर को हिट कर देती है। ये किसी और की नहीं बल्कि उसके फादर ली की कार थी, जो शायद अब यहाँ उनकी मदद करने के लिए राजी हो चुके हैं। बट एडम अपने फादर के आने से खुश नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ जाकर उस न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना है जिससे कोई भी टाइम मशीन ना बना सके। बट ली यहाँ एडम को आकर बताता है कि मेरे बनाए गए मैथमेटिकल ड्राइव को तुम्हें चुराना होगा, उसकी मदद से ही हम ये टाइम मशीन बना सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर तो वापस से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा इन्वेंट किए गए मैथमेटिकल इक्वेशन वापस नहीं लिखे जा सकते। इसीलिए ली एडम और जूनियर एडम की मदद करता है और उस लेबोरेटरी के अंदर जाकर एक चैम्बर में चला जाता है। वहाँ कई सारी एडवांस मशीन मौजूद थी जहाँ पर ली ने वो ड्राइव छुपा कर रखा था। ली ने वो ड्राइव निकालकर अब एडम को दे दिया होता है। एडम ने सोचा कि अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो टाइम मशीन कभी बनाई नहीं जा पाएगी, पर अगले मोमेंट में माया और उसकी फ्यूचर वर्जन आ जाती है। माया ने तो एडम को साफ कह दिया कि मुझे वो ड्राइव दे दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। एडम ये बात नहीं मान रहा था तो माया ने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। वो तो जूनियर एडम को पकड़वा लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। प्रेजेंट वाली माया भी ये सारी चीजें देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी अचानक जूनियर एडम ने अपने ऊपर लगी गई गन को कहीं और फायर करा दिया, जिससे वो गोली फैसिलिटी के एक मिरर पर लग जाती है। ये मिरर न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलने वाली मैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करता था, लेकिन अब टूटने के कारण मैग्नेटिक वेव्स काफी बढ़ गई और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर खींची चली जाने लगी। जो भी मेटल की चीजें होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ तक कि माया द्वारा लाए गए वो एडवांस सोल्जर्स भी उसकी तरफ चले जाते हैं। एक सोल्जर इतना खतरनाक था कि वो जाने से पहले जूनियर एडम को भी पकड़ लेता है। अगर वो ग्लास टूट गया तो दोनों अंदर जाकर मारे जाएंगे। वहीं फ्यूचर वाली माया ने तो स्टोन को कह दिया कि तुम मुझे वो ड्राइव लेके आके दो। स्टोन अपनी पूरी कोशिश करते हुए एडम से फाइट कर रहा था वो ड्राइव लेने के लिए। पता चलता है कि एडम उसके सामने उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। स्टोन की पावर्स और फाइटिंग स्किल्स उससे ज्यादा थी। वहाँ दूसरी तरफ जूनियर एडम अपने आप को आजाद कराने में कामयाब हो गया था और अब वो नीचे आकर एडम की मदद करता है। उसने एडम की वो तलवार ले ली और स्टोन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा, पर स्टोन ने तो उसे एक ही थप्पड़ में दूर फेंक दिया था। स्टोन के हाथ में अब वो ड्राइव लग चुकी थी जिसे कि वो माया के पास लेकर जाने लगा, बट एडम ऐसा होने नहीं देने वाला था। वो एक मेटल के टुकड़े को अच्छी तरीके से फेंकता है जो सीधा जाकर स्टोन को लगी और स्टोन उसी मेटल टुकड़े के साथ मैग्नेटिक फील्ड में खींचा चला गया। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाकर पूरी
तरीके से खत्म हो जाते हैं। स्टोन के जाने के बाद वो ड्राइव भी उसमें डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि आगे जाकर मशीन नहीं बनेगी। उस मोमेंट पर अब माया और उसकी फ्यूचर सेल्फ आ जाती है। फ्यूचर वाली माया ने तो अपने प्रेजेंट वाली वर्जन को पूरा मैनिपुलेट कर लिया था कि इन दोनों की मदद से हमें वो ड्राइव वापस बनानी पड़ेगी। इसीलिए वो एक गन लेकर ली को ब्लैकमेल करने लगी कि वो उसके दोनों बेटों को मार देगी। ली ये सारी चीजें देख नहीं पाता और सीधा उसके गन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से अपने बेटों को मरने नहीं दे सकता था। प्रेजेंट वाली माया तो कहने लगी कि मुझे भी अपना नाम कमाना है और आगे चलकर फैसिलिटी का हेड बनना है। फ्यूचर वाली माया बिल्कुल भी डरती नहीं और वो आगे बढ़ती है उन्हें फायर करने के लिए। उसने तो एडम को ये भी बताया कि किस तरीके से उसने लारा को मारा है कितने बार। वो हर चीजों में मुझसे बेटर बनने की कोशिश करती थी, लेकिन वही सबसे बेस्ट है। आगे चलकर वो टाइम मशीन का यूज अपने हिसाब से करेगी और सारी चीजें बदल कर रख देगी। ये बातें सुनने के बाद प्रेजेंट वाली माया की सोच थोड़ी सी बदलने लगी। उसे ये भरोसा हो गया कि फ्यूचर वाली माया थोड़ी सी क्रूअल है और वो बुराई के रास्ते पर बढ़ रही है। फ्यूचर वाली माया ने तो अब तुरंत ही ट्रिगर दबा दिया, जिससे कि वो बुलेट तुरंत ही बाहर निकल गई। लेकिन मैग्नेटिक रेडिएशन के कारण बुलेट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो सीधा जाकर डायरेक्टली प्रेजेंट टाइम वाले माया की बॉडी में लग गई। वो माया मरने के बाद फ्यूचर वाली माया का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी जो हैं। प्रेजेंट में ही अगर माया जिंदा नहीं रहेगी तो फ्यूचर का एग्जिस्टेंस उसका बचेगा ही नहीं। अब ये एक प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो रिएक्टर फटने वाला था। तो एक खुला हुआ चैम्बर देखकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वो सभी इस बात से खुश थे कि आने वाला फ्यूचर एकदम सेफ होगा। घर आने के बाद ली अपने दोनों बेटों से कह रहा होता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फ्यूचर में वो उनके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन उसने हमेशा कामना की है कि किसी नेक्स्ट बर्थ में वो उनका वापस से फादर बने। जूनियर एडम भी बहुत मायूस हो गया और कहने लगा कि हम सभी एक साथ टाइम गुजार कब पाएंगे। तीनों तो अब एक साथ बागीचे में जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। इस मोमेंट को तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़े ही सेकंड में एडम और जूनियर एडम वहां से गायब हो गए। जूनियर एडम तो अपने टाइमलाइन में होता है, जो अपनी मदर के साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहा था। वहीं हमें फ्यूचर वाला एडम दिखाया गया, जो अपने टाइमलाइन में है और उसकी वाइफ एकदम सही सलामत है। बात ये थी कि माया तो प्रेजेंट टाइम में मर चुकी थी, तो वो आगे चलकर लॉरा को कैसे मारेगी। यानी लॉरा वापस से एडम के पास आ चुकी है और अपने फ्यूचर को उसके साथ ही गुजारेगी। हमारी भी ये कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।